हेलो प्यारे बच्चों, आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो हम रोज यूज करते हैं, पर कैसे बनता है ये कभी नहीं सोचते। और ये भी देखते हैं कि ये कार्य हमारे बापूजी, हाँ जी, हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी का प्रिय कार्य भी था और आजादी की लड़ाई में इसकी बहुत बड़ी भूमिका भी थी। अच्छा, तो चलिए देखते हैं फाइबर टू फैब्रिक। ये क्या है बच्चों? एक बहुत ही सुंदर सा फर वाला स्वेटर जो सर्दियों में हमें ठंड से बचाता है। इसे अंगोरा स्वेटर के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? ये है एक खूबसूरत सी सिल्क की साड़ी जो विशेष अवसरों पर पहनी जाती है क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। और ये है पश्मीना शॉल जो कश्मीर का स्पेशल प्रोडक्ट है। ठीक। और ये तो आप सभी जानते ही हैं, जैकेट और जीन्स जो डेनिम कॉटन से बने हैं। ठीक। और ये है जूट से बने बैग जो सभी के घरों में मिलते हैं। और ये दरी जिसे हम कारपेट भी कहते हैं, ये भी अधिकांशतः घरों में मिलती है। तो आज हम ये सब क्यों देख रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या सामान है। ये सारी चीजें जो हमने देखी वो सभी फाइबर से बनी है। जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ा, फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। प्लांट फाइबर आप सभी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए इस बार हम एनिमल फाइबर के विषय में जानते हैं। ठीक। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वेटर, साड़ी, शॉल एनिमल फाइबर के प्रोडक्ट्स हैं जो वूल और सिल्क से बने हैं। और दूसरी तरफ प्लांट फाइबर्स के प्रोडक्ट्स हैं जैसे दरी, जीन्स, जैकेट जो कॉटन से बने हैं और बैग्स जो जूट से बना है। ठीक। तो चलिए अब हम एनिमल फाइबर में से पहले वूल बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। वाओ, ये कितना खूबसूरत सा जीव है। कौन है ये? नहीं पहचानते ना आप लोग? ये है अंगोरा गोट। कितने मखमली, लंबे और घने बाल हैं इसके शरीर पर। इन्हें फर भी बोलते हैं। ये कश्मीर में मिलती है। और ये कितना क्यूट है। इसे तो आप थोड़ा थोड़ा पहचान ही रहे होंगे। हाँ, ये खरगोश ही है, लेकिन इस खरगोश की प्रजाति अलग है। ये है अंगोरा रैबिट। ये भी कश्मीर में मिलता है। जो आपने अभी अंगोरा स्वेटर देखा था ना, वो अंगोरा रैबिट और अंगोरा गोट के फर से ही तैयार किया जाता है। अब इसे देखिए, ये है पश्मीना बकरी। ये भी कश्मीर में ही होती है। पश्मीना गोट से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पश्मीना शॉल तैयार की जाती है जो वजन में बहुत हल्की होती है, लेकिन बहुत गर्म होती है और बहुत महंगी भी होती है। तो अभी हमने बात की अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट और पश्मीना गोट की। ठीक। इनके अलावा अन्य भी जीव हैं जिनके फर से वूल तैयार की जाती है। और स्वेटर और शॉल के अलावा अन्य गर्म कपड़े भी बनाए जाते हैं जैसे ब्लैंकेट मीन्स कंबल, मफलर, टोपी, कोट, दस्ताने, जुराबें आदि। ठीक है। और उन जीवों में जो सबसे अधिक फेमस है, जिसकी फर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, बड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है, वो है भेड़, शीप। हमारे पूरे देश में वूल के लिए भेड़ पालन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और भेड़ की विभिन्न प्रजातियों का पालन किया जाता है। और बहुत अच्छी फाइन फाइन ब्रीड की भेड़ों को उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रजातियों की भेड़ मिलती है। ठीक। तो इसके अलावा और किन किन जीवों के फर का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से एक है ऊंट। ठीक है। ऊंट के फर से भी उत्तम क्वालिटी की वूल बनाई जाती है, कोट तैयार किए जाते हैं। तिब्बत और लद्दाख में याक के फर की ऊन प्रचलित है। और फिर देखिए, इतने सुंदर और मासूम से ये जो दो जीव दिख रहे हैं, ये हैं लामा और अल्पैका जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं। इनके फर कितने सॉफ्ट और फाइन हैं। इनके फर से बने वूलन क्लोथ्स पश्चिमी देशों में प्रचलित हैं। और वो जो सिल्क की साड़ी देखी थी आपने, वो इस कीड़े से प्राप्त रेशे से बनाई गई है। इसे सिल्क वर्म कहते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वूल की। चलिए बच्चों, जरा देखते हैं कि आखिर वूल बनती कैसे है। वूल बनने की पूरी प्रक्रिया लगभग 6 स्टेप्स में पूरी होती है। एक शेयरिंग, दूसरा स्काउरिंग, तीसरा सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, चौथा क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, पांचवा डाइंग और छठा रोलिंग। चलिए सभी स्टेप्स को हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, आपको मजा भी आएगा। तो वूल बनाने का फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स बाल काटना।
जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम जिस जानवर के बालों से वूल बनाना चाहते हैं उसके बाल काटते हैं। इसको बोलते हैं हम शेयरिंग। आओ देखते हैं ये कैसे होता है। इस क्रिया में सबसे पहले जानवर के शरीर से बालों को उसी प्रकार शेव किया जाता है जिस प्रकार हमारे घर में हमारे पापा लोग शेविंग करते हैं। ठीक, और इस शेविंग की क्रिया में किसी प्रकार का दर्द ना तो पापा लोगों को होता है और ऐसे ही ना इन जानवरों को होता है। ठीक है, और जो ये फर उतरता है उनके शरीर से इसको बोलते हैं हम फ्लीस। और यह क्रिया की जाती है गर्मियों में, जिससे सर्दियों तक इनके शरीर पर फिर से घने बाल हो जाएं और ये सर्दियों में ठंड से अपने आप को बचा पाएं। आइए अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस को। इसे कहते हैं हम स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब है सफाई। जी हाँ, जो फ्लीस हमें शेयरिंग प्रोसेस में मिलती है ना, उसमें बहुत गंदगी होती है। कुछ गंदगी तो बाहरी होती है जैसे सूखे पत्ते, कांटे, झाड़ियां वगैरह, वो हाथों से बीनकर निकाल ली जाती है। और दूसरी तरह की गंदगी होती है ग्रीस, धूल, मिट्टी आदि की। ठीक, ग्रीस का मतलब होता है चिकनाई। चिकनाई जैसे तेल में होती है ना, दरअसल शीप या गोट के पसीने में से ये ग्रीस निकलती है। और ये ठंड से बचने का एक तरीका भी है, ताकि बारिश का पानी बालों से टकराकर चिकनाई यानी ग्रीस की वजह से बाहर गिर जाए और अंदर न आ सके। देखो बच्चों, इस वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं, ग्रीस निकालने के लिए फ्लीस को साबुन के गर्म पानी से कई बार धोया जाता है। ठीक, आजकल ये प्रोसेस मिल में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा होता है, जैसे मशीनें आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्लीस स्काउरिंग के प्रोसेस से पहले कैसी दिखती थी और स्काउरिंग के प्रोसेस के बाद कितनी साफ दिख रही है। ओके बच्चों, स्काउरिंग के बाद फ्लीस को धागा बनाने वाली मिलों में भेज दिया जाता है, जहां पर थर्ड प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना मतलब छंटनी करना। इस प्रोसेस में फ्लीस के रंग और उनके टेक्सचर के अनुसार उन्हें अलग अलग किया जाता है। ठीक, जैसे रंग जैसे ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। ठीक है, ओरिजिनली जो है फ्लीस वो हमें ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट ही कलर में मिलती है। मतलब सभी जीवों के जो फर हैं वो ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट कलर के ही होते हैं ओरिजिनली। ठीक, बाद में उनको डाई करके अलग अलग कलर दिया जाता है। दूसरा टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है फ्लीस सॉफ्ट है या रफ है, तो उनकी सॉफ्टनेस या रफनेस के अनुसार उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। सॉफ्ट फाइबर्स ऊन बनाने में इस्तेमाल होते हैं और जो मोटे वाले होते हैं और रफ फाइबर्स वो ब्लैंकेट यानी कंबल या और भी दूसरी प्रकार की वस्तुओं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ तो बच्चों, अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन्हें तो आप सब जानते ही हैं। आम भाषा में हम इन्हें कांटे बोल देते हैं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं बर्स। तो क्लीनिंग ऑफ बर्स, जी हाँ, यही है हमारा फोर्थ प्रोसेस। ठीक, क्लीनिंग ऑफ बर्स मतलब बर्स यानी कांटों को फ्लीस से निकालना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बर्स जानवरों के बालों में चिपक जाते हैं और स्काउरिंग प्रोसेस में जब हम इन्हें धोते हैं तो ये कांटे निकल तो पाते नहीं, इन्हें हाथों से निकाला जाता है और आजकल इनको निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी होता है। तो इन कांटों को निकालने का प्रोसेस ही कहलाता है क्लीनिंग ऑफ बर्स। बच्चों, जैसा आप देख रहे हो कि अब वूल कितनी साफ हो गई है, पर अभी भी कुछ कमी दिख रही है, लग रही है ना। एक तो इसमें कोई कलर नहीं है और दूसरी कमी ये है कि अभी ये एकसार नहीं है। मतलब ये वूल कहीं मोटी है और कहीं पतली है, कहीं से ढीली है और कहीं से टाइट है और इसके रेशे भी काफी चिपके हुए हैं, जबकि धागा बनाने के लिए हमें काफी सुलझी हुई और सॉफ्ट वूल चाहिए होती है। ठीक, तो चलिए इसको रंगने का और इसे और सॉफ्ट बनाने का प्रोसेस देखते हैं। बच्चों, अब हमारी ऊन लगभग तैयार है। अब हम चाहें तो इन्हें अपनी पसंद का रंग कर सकते हैं और रंग करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं डाइंग यानी रंगना। ये हमारा फिफ्थ प्रोसेस हुआ। बच्चों, आओ देखें कि डाइंग कैसे की जाती है। ठीक, तो सबसे पहले वूल को पानी में खौलाया जाता है और उसमें अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग रंग मिला दिए जाते हैं। वूल को इसी तरह रंग पक्का होने तक आधे से 1 घंटे तक पानी में ही छोड़ दिया जाता है और बाद में उसे धो के हम सुखा लेते हैं, तो हमें मिल जाती है कलरफुल वूल। अच्छा बच्चों, अब ये 6th प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस रोलिंग का, जिसे हम स्पिनिंग भी कहते हैं। ठीक बच्चों, तो यही वो प्रोसेस है जब वूल से धागा बनाया जाता है।
धागा बनाने में आसानी हो इसके लिए वूल के रेशों को पहले सीधा करते हैं और उसे सुलझा लेते हैं। बच्चों जैसा आप देख रहे हो ना, वूल को दो लोहे के ब्रश के बीच कंघी की तरह थोड़ी देर चलाते रहते हैं ताकि इससे रेशे अलग अलग हो जाएं और वूल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाने से आगे का प्रोसेस आसान हो जाता है। अब देखा बच्चों आपने वूल कैसी सॉफ्ट हो गई है। यह तो आप देख रहे हैं मैनुअल प्रोसेस, ठीक। अब क्या होता है, अब जो है लेटेस्ट में वही मशीनों से सब काम होते हैं। तो मशीन में कंघी की तरह के ब्रिसल्स लगे होते हैं और उनके द्वारा यह सॉफ्टनिंग का कार्य किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो अब हमारी वूल रेडी है, किसके लिए, धागा बनाने के लिए। तो आगे हम प्रोसेस देखेंगे धागा बनाने का। ओके। और बच्चों इससे तो आप सब जानते ही हो, यह है चरखा। इससे कपास से हम धागा बनाते हैं और वूल से धागा यानी यान बनाने के लिए भी इसी चरखे का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील कहते हैं। आजकल धागा बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है और चरखा कम ही देखने को मिलता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम चरखा चलता कैसे है और फिर देखेंगे मशीन कैसे चलती है। ओके बच्चों, ये जो चरखा दिख रहा है ये पैर से चलाने वाला चरखा है और चेयर पर बैठकर चलाया जाता है, जबकि हमारे देश में जो चरखा प्रचलन में है उसे हम जमीन पर बैठकर चलाते हैं, ठीक। यहाँ देखो बच्चों, वही सारा काम यहाँ मशीनों से हो रहा है। मशीनों से होने वाले काम जो हैं वो हाथों से होने वाले काम की तुलना में बहुत तेज गति से होते हैं, है ना। और मशीनें थकती भी नहीं है, इसलिए दुनिया भर में अब यह सब काम मशीनों से ही होता है। आपके लिए एक जीके का क्वेश्चन है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, बताइए तो ये कौन है और क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इन्हें पहचान लिया होगा। ये हैं गांधी जी, जिन्हें पूरा देश प्यार से बापू भी कहता है, और ये चरखे से सूत काट रहे हैं, मीन्स धागा बना रहे हैं। चलिए इनके विषय में मैं आपको कुछ और भी जानकारी देती हूँ। ये वीडियो 1946-47 का है, इसलिए बहुत क्लियर तो नहीं है, फिर भी मैं बताती हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले चरखे से सूत काटकर और उससे बना मोटा वस्त्र गांधी जी ने स्वयं ही पहना था, और यह आज़ादी के समय की बात है। और उन्होंने उस समय देशवासियों से अपील भी की थी कि सभी घर घर में चरखा चलाएं और अपने बनाए वस्त्र ही पहने, जिससे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। वो स्वयं प्रतिदिन नियम से चरखा चलाते थे, है ना। ये एक प्रेरणाप्रद जानकारी। ओके बच्चों, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा है, ठीक। सबसे पहले आपने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ा था शीयरिंग, यानी शीप के बालों को काटना, ठीक। और कटे हुए बालों को कहते हैं हम फ्लीस। सेकंड प्रोसेस था स्काउरिंग, यानी फ्लीस को साबुन के पानी में धोना ताकि ग्रीस और जो दूसरी गंदगियां हैं ना वो भी सब बाहर हो जाएं, सब निकल जाएं। प्रोसेस थर्ड था सॉर्टिंग, यानी डिफरेंट कलर और टेक्सचर की फ्लीस को अलग अलग करना। नेक्स्ट प्रोसेस फोर्थ था क्लीनिंग का, तो क्लीनिंग ऑफ बर्स, यानी फ्लीस से कांटे निकालना, ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस फिफ्थ प्रोसेस है डाइंग, यानी अलग अलग कलर में रंगना, फ्लीस को अलग अलग कलर में रंग देना। और लास्ट सिक्स्थ प्रोसेस है रोलिंग, यानी वूल को सॉफ्ट करके यार्न यानी धागा बनाना, इसे हम स्पिनिंग भी कहते हैं, है ना। अब हमारा धागा तैयार है और अब इस धागे से अलग अलग तरह का कपड़ा बनाया जा सकता है। तैयार कपड़े को हम बोलते हैं फैब्रिक। थैंक यू बच्चों।